हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे मंडी और शिमला ज़िले को। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मंडी के मैप के बारे में आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको ये मैप साझा कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का। बात की जाए अगर मंडी, तो मंडी हमारा बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है हिमाचल प्रदेश का। ये है पूरा मंडी की बाउंड्री। अगर बात करें कि ये कितने ज़िलों से लगती है, मैंने वैसे कल बता दिया था, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला हो गया हमारे पास कुल्लू, कुछ पार्ट है हमारा शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। ये कुल 6 तहसीलें, सॉरी 6 हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 ज़िले हैं जिससे मंडी की बाउंड्री लगती है। हमने पहले डिस्कस किया था कि कांगड़ा भी अपनी सीमा 6 ज़िलों के साथ साझा करता है। तो ऐसे में मंडी और कांगड़ा 2 ज़िले अभी तक ऐसे हो गए जितने हमने भी डिस्कस किया है, जिनकी सीमाएं 6 ज़िलों के साथ लगती है। इसके अलावा हमने डिस्कस कर दिया था, जो कांगड़ा के बारे में डिस्कस कर दिया था, चंबा, लाहौल स्पीति हमने डिस्कस कर दिए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए मंडी के बारे में, अब जब हम लोग हिस्ट्री इसकी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा अभी नोट्स में। मंडी का अगर श्रेणी की बात की जाए तो मंडी हमारे पास धौलाधार श्रेणी में है, धौलाधार जो श्रृंखला है। अगर सुकेत की बात की जाए तो अधिकांश जो सुकेत का हिस्सा ये धौलाधार श्रृंखला में है। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी इसकी नागरू है, क्वेश्चन आया था। अगर हमारे पास धोकरधार की बात की जाए, धोकरधार हमारे गुम्मा और द्रंग जो नमक खाने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्ट माइन की जब बात करते हैं हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, गुम्मा और द्रंग के खाने। सिकंदरधार भी, जिसका नाम सिकंदर लोधी के नाम से पड़ा था, कमला श्रेणी और लिंदी श्रेणी है इसमें। अगर बात की जाए वैरकोटधार, ये हमारी रिवाल्सर से शुरू होती है। बात की जाए नदियों की, नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट फिर से सतलुज नदी, जो फेरनू गांव है हमारे पास, इससे मंडी में प्रवेश करती है। और इनकी जो सहायक नदियाँ है खजेल, भगवती, बंत्रेहर, सिवाना। ब्यास की बात की जाए, ब्यास नदी इम्पोर्टेंट है, मंडी के पूर्वी किनारे पर लाहजी के पास मंडी में ये प्रवेश करती है। सेंज और तीर्थन इनकी जलधाराएं जो इसमें मिलती हैं। मुख्य सहायक नदियों में ऊहल, लूणी, रीना ये उत्तरी किनारे में है। झंझेली, सुकेती, भक्कड़, सोन, रमोली और ज्यूनी खड्ड ये इनके दक्षिणी तट पर हैं। ऊहल की बात की जाए तो ऊहल के जो नदी है, इसके पानी में से जोगिंद्रनगर में बिजली बनाई जाती है, जो हमारा शानन प्रोजेक्ट है 1926 में ये बनना शुरू हुआ था। ये 110 मेगावाट का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पंडोह में भी ब्यास नदी पर एक बांध बना है। झीलों की बात की जाए, झीलें रिवाल्सर, प्राश्यर, सुक्सर, मछियाल, कमरूनाग ये कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हैं। और कमरूनाग जो झील है ये चच्योट तहसील में पड़ती है। इतिहास की बात अगर शुरू की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी जो स्थापना हुई थी सुकेत रियासत से हुई थी। सुकेत का अर्थ है सुक्षेत्र। इसकी स्थापना वीरसेन ने की थी 765 ईस्वी पूर्व। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ जो 765 ईस्वी पूर्व जो चंद्रवंशी गोत्र के थे वीरसेन जी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और खुन्नुधार के बाहर जो एक किनारे, बाहरी किनारे पर इन्होंने एक किला बनाया था, जिसकी राजधानी इन्होंने पांगना बनाई थी। उसके बाद बात की जाती है करतार सेन जी। करतार सेन जी ने क्या किया था कि करतार सेन ने राजधानी को लोहारा से करतारपुर, मदन सेन, इनसे पहले करतार सेन से पहले मदन सेन आते हैं। मदन सेन जी ने राजधानी को पांगना से लोहारा स्थानांतरित किया था। और करतार सेन ने राजधानी को लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित किया था। गरुड़ सेन की बात की जाए, इम्पोर्टेंट है ये, इन्होंने बनेड़ की स्थापना की, जिसे वर्तमान में जोगिंदरनगर के नाम से जाना जाता है। विक्रम सेन की बात की जाए, विक्रम सेन ने 1791 के आसपास इन्होंने, इनका कार्यकाल है। इसी समय संसार चंद ने मंडी में आक्रमण किया था। और जो इस वक्त नाबालिग जो राजा थे ईश्वरी सेन, इनको बंदी बनाकर नादौन में रखा था। उसके बाद बात आती है उग्र सेन की।
उग्रसेन इम्पोर्टेंट है इसमें। उग्रसेन के कार्यकाल 1838 की बात की जाती है, तो 1839 में यहाँ पर जो यूरोपियन है मिस्टर विने ये सुकेत आए थे। और अगर पहला जो यूरोपियन सुकेत आने वाले थे वो थे होवरक्राफ्ट, वो 1820 में आए थे। उसके बाद बात आती है 9 मार्च 1846, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों और सिखों के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार मंडी और सुकेत जो है सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए थे। बात आती है फिर मंडी की। मंडी जो राज्य है इसकी नींव रखी थी सुकेत के राजकुमार थे बाहुसेन। ये साहुसेन के भाई थे और बाहुसेन थे। इन्होंने मंगलौर में क्या किया था, मंगलौर में बस गए थे बाहुसेन, मंगलौर में बसे और इन्होंने फिर मंडी रियासत की स्थापना की थी और ब्यूड़ी में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। उसके बाद बात आती है इम्पोर्टेंट है अजबर सेन 1527 ईस्वी में जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। इन्हें मंडी का प्रथम राजा भी कह सकते हैं। मंडी कस्बे की स्थापना इन्होंने की थी। इम्पोर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन भी आया है। इन्होंने ही मंडी में भूतनाथ मंदिर भी बनाया था और इनकी जो पत्नी है सुल्ताना देवी ने इन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद बात आती है सूरजसेन। सूरजसेन ने किला कमलागढ़ बनाया था और इन्होंने मंडी में दूसरा महल बनाया था जिसका नाम दमदमा महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने चांदी की मूर्ति बनाई जिसका नाम माधवराय रखा था और अपना साम्राज्य माधवराव को ही दे दिया था। और ये इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मंडी का जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है इसमें किसकी जलेब निकलती है, तो ये माधवराव की जलेब निकलती है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है, अगला आता है हमारे पास सिद्धसेन। सिद्धसेन की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह 17वीं शताब्दी में मंडी आए थे। उन्हें कुल्लू के राजा राज सिंह ने सुल्तानपुर में कैद कर लिया था। सिद्धसेन जी ने गणेश जी का मंदिर बनाया था, सिद्ध गणेश मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर। ईश्वरी सेन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ईश्वरी सेन जब संसाचंद जी ने आक्रमण किया था मंडी पर तो ईश्वरी सेन को उन्होंने बंदी बनाकर रखा था 12 साल के लिए, जिन्हें गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था। इसके बाद बात आती है हमारे पास विजय सेन। इनके कार्यकाल में 1877 ईस्वी में लॉर्ड 1877 में विक्टोरिया पुल का निर्माण हुआ। 1871 में लॉर्ड मेयो इनके काल में मंडी आए थे और 1899 में लॉर्ड एल्गिन और लेडी एल्गिन, लेडी एल्गिन ने लॉर्ड एल्गिन 1899 में मंडी आए थे। अगर बात की जाए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर, अगर बल घाटी की बात की जाए, बल घाटी हमारे पास ये मैदानी क्षेत्र है। बलद्वाड़ा निचली पहाड़ियों में है। नगवाई, गोहर, रिवालसर और करसोग मध्य पहाड़ियों में है। गाड़ागुसैनी, जिंजेली, चौहा घाटी ये पहाड़ी क्षेत्र है। पंगना भी इसमें पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। 1962 की बात की जाए तो 14 नवंबर 1962 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने उन्नत कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया था मंडी के बल में, क्योंकि जो बल घाटी है ये वो सबसे उपजाऊ घाटी है। इसमें जो उपजाऊपन के लिए क्या था कि मेनली था ऐसा कि इसमें कृषि क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या चलाई गई थी, 14 नवंबर 1962 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने उन्नत कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया था। अगर सेब बागान की बात की जाए तो करसोग में भी है, चचोट में भी है। प्लम की किस्में है सेंट्रोजा और मैरिकोजा। सेब प्रसंस्करण कारखाना जडोल में है। गाय जो जर्सी गाय प्रजनन केंद्र कमांद और करसोग में है। मछली पालन की बात की जाए तो सतलुज और ब्यास में मत्स्य पालन भी किया जाता है। और ट्राउट उत्पादन उहल नदी पर ब्रोट में किया जाता है। सेंधा नमक इम्पोर्टेंट है। मंडी और पालमपुर की बात की जाए तो ग्यार की धार, गुम्मा और द्रंग, मेगल तथा मंडी, यानी कि द्रंग और गुम्मा की जो नमक की खाने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात की जाएगी फरवरी 1926 में मंडी के जोगिंदरनगर में हिमाचल प्रदेश का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका पहला चरण 1933 में पूरा हुआ था। और पठानकोट जोगिंदरनगर जो रेलवे लाइन है वो भी मंडी से होकर ही जाती है।
और कुछ मेले यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। शिवरात्रि का मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 दिन तक चलता है। अजबसेने से शुरू किया था। काओ मेला कामेश देवी में जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध समाप्ति की प्रार्थना के लिए काओ गांव में किया गया है। महोनाग मेला राजा करण जी का अवतार है। रिवाल्सर मेला ये पूरे देश में बहुत यहाँ आकर मनाते हैं इस मेले को। और नलवाड़ी मेला हमारा सुंदरनगर, भंगरोटू और बड़चुआर में फेमस है। तो ये था हमारे पास मंडी ज़िला। मंडी और सुकेत के अगर जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए, मोर प्रोबेबली और मोस्टली यही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं मूव फॉरवर्ड करूँगा शिमला के लिए। शिमला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़िला है, चाहे यहाँ पर शख्सियतों की बात की जाए, चाहे यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात की जाए। जितना कर भी यहाँ का इतिहास है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूँ, एक बार फिर से आपको मैप में शो कर दूँ कि कहाँ पर है शिमला ज़िला। ये है हमारा शिमला ज़िला। शिमला ज़िला है। शिमला ज़िला की अगर बात की जाए, इनकी बाउंड्री की बात की जाए तो कुछ सीमा इनकी उत्तराखंड से लगती है। अगर राज्यों के आधार पर बात की जाए तो राज्यों के आधार पर इनकी सीमा लगती है किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर। तो ये 5 ज़िले हैं जो शिमला ज़िले से सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से ये हमारा थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी विभाग में है। हिमाचल के मैप में अगर देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी विभाग का हिस्सा ये। इनके अगर 5 जो ज़िले हैं, 5 ज़िलों से इनकी सीमा लगती है। अब अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर इनकी पहाड़ियों की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रसिद्ध चोटियां हैं यहाँ पर, इसका मैंने ट्रिक बनाया था JEPOS। जे ये मैंने इस तरह से बनाई है कि कौन सबसे ऊंची है, उससे छोटी कौन सी 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 है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है हमारी जाखू हिल्स, उसके बाद है हमारी एलिसिगम, फिर है हमारी प्रॉस्पेक्टस, फिर है हमारी ऑब्जर्वेटरी एंड फिर है हमारी समर हिल। इम्पॉर्टेंट है ये, अगर सीक्वेंस पूछा जाए कि कौन सी चोटी शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी है हमारे पास जाखू हिल, उसके बाद है एलिसिगम हिल, उसके बाद है प्रॉस्पेक्टस हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल्स एंड समर हिल्स। नदियों की बात की जाए तो नदी यहाँ पर प्रमुख नदी सतलुज नदी है। किन्नौर से बहने के बाद बादल नामक स्थान पर ये रामपुर में शिमला में प्रवेश करती है। अगर बात की जाए सतलुज शिमला और कुल्लू की निर्मंड और आनी तहसील तथा मंडी की करसोग तहसील के साथ भी ये बाउंड्री बनाती है। मुख्य जिसकी सहायक नदियाँ हैं शिमला में तो नोगड़ी, मंछाद, बहरा, किंगड़, खेकर, ये काफ़ी है, 5-6 नदियाँ हैं। गिरी गंगा इम्पॉर्टेंट है, ये कुपर चोटी से निकलती है। और अश्वनी खड्ड इसकी मुख्य सहायक नदी हैं। और शिमला नगर इसी नदी पर, अश्विनी नदी पर शिमला नगर बसा है। अगर पब्बर से बात की जाए, रोहडू तहसील में जो चंद्रनाहन चोटी से निकलती है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्बर नदी किस झील से निकलती है, चोटी से निकलती है। तो चंद्रनाहन झील है, चंद्रनाहन चोटी, इससे जो पब्बर नदी का उद्गम है। और बात की जाए रोहडू, जुब्बल और उत्तराखंड के त्यूणी जगह पर ये टॉन्स में मिल जाती है। टॉन्स की बात की जाए तो इसके बाद इनकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं इसमें शिखरी, आंध्रा, पेजोर और हाटकोटी। अब जो इसकी प्राचीन रियासतें हैं बहुत ज़्यादा, किन्नौर भी इसका ही पार्ट था। जब मैंने डिस्कस किया था कि किन्नौर की कोई अपने ऐतिहासिक जो वर्णन मैंने किन्नौर के पर्सपेक्टिव में नहीं किया था, तो इसका डिस्कस हम यही करेंगे कि किस तरह से किन्नौर, बुशहर ये सभी पहले एक ही थे, मतलब महासू था इस कंप्लीट मिला के। तो इस रियासतों में जो इम्पोर्टेंट रियासतें हैं, मैं सिर्फ इसके रियासत का नाम, उसके संस्थापक, बस यही बताऊंगा यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें यही पूछा जाता है मोर प्रोबेबली। प्राचीन रियासतें, भज्जी, भज्जी की स्थापना की थी चीरू ने। चीरू जो शासक थे, इन्होंने बाद में अपना नाम उदयपाल रखा था। उसके बाद कोठी रियासत की स्थापना की थी चांद ने, ये अभी शिमला ग्रामीण का भाग है। बलसन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलसन किसकी शाखा थी, तो बलसन हमारे प्राचीन सिरमौर की शाखा थी। इसकी स्थापना की थी सिरमौर के एक राठौड़ अलग सिंह ने। अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है बुशहर की। बुशहर रियासत थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इससे जो काफ़ी प्राचीन रियासत माना जाता है कि जैसे त्रिगर्ता
अडुम्बर, त्रिगर्ता, कुलुत्ता ये हमने पढ़ी, ये तो प्राचीनतम थी। लेकिन उसके बाद अगर नवीन में हम बात करें तो ये बुशहर, चंबा ये जिस तरह से आगे आई, इसमें जो प्राचीन प्रिंसली स्टेट्स में बुशहर का नाम आता है। बुशहर के नाम से 3 अलग-अलग इसमें कथाएँ हैं, मैं कथाओं में नहीं जाऊँगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहली बात करूँगा देवपुराण की। देवपुराण की अगर बात की जाए तो ये कामरू नामक स्थान पर किन्नौर में पहुँचे थे और देवपुराण ने ही बाणासुर को मारा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि किसने वो बाणासुर को मारा था, तो बाणासुर को देवपुराण जी ने मारा था। कई जो कथा में मान्यता है कि प्रद्युम्न को बुशहर जो रियासत है इनके संस्थापक माना जाता है। अब प्रद्युम्न ही सबसे पहले यहाँ आए थे और इन्हें माँ भीमा काली जी ने राजा बनने का वरदान दिया था और कामरू बुशहर रियासत की पहली राजधानी थी। उसके बाद बात आती है कामरू के बाद छतर सिंह इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे शासक रहे हैं। छतर सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें अजान बहो भी कहा जाता है। सॉरी, छतर सिंह को नहीं कहा जाता है अजान बहो। छतर सिंह ने राजधानी को परिवर्तित किया था कामरू से सराहन के लिए और राजा राम सिंह जी ने सराहन से राजधानी रामपुर स्थानांतरित की थी। अगर केहरी सिंह जी की बात की जाए, केहरी सिंह छतर सिंह के पुत्र थे, इन्हें अजान बहू कहा जाता है। और औरंगजेब ने पहाड़ी राजाओं का जब दरबार बुलाया था तो उसमें केहरी सिंह ने भाग लिया था और औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि औरंगजेब ने जब पहाड़ी राजाओं के लिए दरबार लगाया तो दरबार में जब ये केहरी सिंह जी गए तो एक बादल आसमान में उनके साथ साथ चलता रहा। तो जब उनसे पूछा औरंगजेब जी ने कि ये जो बादल है इसका क्या रहस्य है, तो उन्होंने कहा कि जो माँ है, जो माँ भीमा काली है, ये हमें जो मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए जो मेरे साथ चलते हैं ये, तो इसीलिए जो है इनका नाम क्या किया, इनका नाम छत्रपति रखा गया। राजा केहरी सिंह के बारे में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा केहरी सिंह तिब्बत के शासक ग्राज्य के समकालीन थे। उनका सेनापति गुलदेचेन था जिसे केहरी सिंह जी ने हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और उनको जो है हांगरंग घाटी दी गई थी। और जब 1681 में लद्दाख और तिब्बत के बीच युद्ध हुआ था तो लद्दाख का समर्थन मुगलों ने तथा तिब्बत का केहरी सिंह ने किया था। केहरी सिंह और दलाई लामा 6 की अध्यक्षता में तिब्बत और बुशहर के बीच एक संधि हुई। इस संधि में तिब्बत और बुशहर के बीच खुले व्यापार की बिना किसी कर भुगतान से छूट दी गई। ये संधि 1962 तक चलती रही थी और केहरी सिंह जी को हांगरंग घाटी जागीर के रूप में मिली थी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और राजा राम सिंह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि उन्होंने अपनी राजधानी सराहां से रामपुर स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनके संस्थापक कौन थे? अगर बात की जाए दरकोटी की, दरकोटी के संस्थापक थे दुर्गा सिंह जी, ये मारवाड़ से थे। बात की जाती है थरोच की, थरोच भी सिरमौर का ही भाग था। इसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी। अगर बात की जाएगी दाड़ी, दाड़ी की स्थापना ये पवन नदी के दाएं तरफ सिसोदिया राजपूत ने बसाया था। कुमार सेन क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये इसकी स्थापना किरत चंद ने की थी। खनेटी की स्थापना शब्बीर चंद ने की थी और गोरखा के जाने के बाद खनेटी बुशहर के अधीन ही आ गया था। दिलट की स्थापना की थी पृथ्वीचंद ने। धामी की स्थापना की थी पृथ्वीराज चौहान ने। ये जो गोविंद पॉल है इनके वंशज थे पृथ्वीराज चौहान के। इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कौन से एकमात्र वंशज थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक रियासत की स्थापना की थी? तो वो थे गोविंद पाल, वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। गोविंद पाल ने धामी रियासत की स्थापना की थी। जुब्बल रियासत की बात की जाए तो जुब्बल की स्थापना करमचंद ने की थी। जुब्बल रियासत से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1921 में ब्रिटिशर्स ने नरेंद्र मंडल बनाया था, इसके राजा जो जुब्बल रियासत के राजा थे राजा भगत चंद। 1921 से 24 तक जो शिमला पहाड़ी राज्यों के राजकुमारों की परिषद का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और राजकुमारों के सदन नरेंद्र मंडल के स्थायी समिति के सदस्य चुने गए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है कई बार।
उसके बाद बात आती है हमारी रावणगढ़ रियासत की। रावणगढ़ रियासत की स्थापना की थी धुनीचंद जी ने, धुनीचंद जी। उसके बाद रतेश, रतेश की स्थापना की थी करम प्रकाश ने। उसके बाद बात आती है शांगरी रियासत की। शांगरी रियासत को कुल्लू के राजा मानसिंह ने जीता था। फिर आती है कौंथल रियासत, इसकी स्थापना की थी गिरिसेन ने, और इसके नियंत्रण में और भी 18 ठकुराइयाँ थी। फिर आती है बात मधान की। मधान की स्थापना की थी भूपचंद ने, ये राजपूत चंदेल थे। ठियो की स्थापना की थी जयचंद ने, और शहरी की स्थापना की थी मूलचंद ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियासतें हैं, इनसे कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए एक दो बार आपने दोबारा से इसका रिवीजन कर लेना है। अब बात आती है शिमला के कुछ प्रसिद्ध मेलों की। मेले में अगर प्रसिद्ध मेलों की बात की जाए तो भोज मेला है शिमला में, लवी मेला जो रामपुर में इम्पोर्टेंट है, लोई जो एक वस्त्र है इसके आधार पर इसका नाम पड़ा है। और इसके बाद बात आती है हलोग का, जो पत्थर का खेल है, इम्पोर्टेंट है। ये नवंबर में दिवाली के दूसरे दिन लगता है। सिपी मेला, सिपी मेला मशोबरा में लगता है। ग्रीष्मोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रतिवर्ष शिमला में मई महीने में लगता है। शीत ऋतु का ये खेल कूद मेला ये होता है शिमला एशिया का एकमात्र स्थान है जहाँ प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। और उसके बाद बात की जाएगी शिमला की जो राजधानी की अगर बात की जाए तो शिमला शब्द श्यामला शब्द से लिया गया है जिसे नीले घर कहा जाता है। और ये जो जाखुम एक फ़कीर हैं इसने इसे नीले स्लेटों से बनाया था। शिमला के बारे में अगर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज आल्सो अगेन द क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ HPAS, दैट who were the two brothers those who have described about Shimla in their diary. So they were Scottish officers Lieutenant Patrick and Alexander Gerrard. इनकी डायरियों में इनका वर्णन मिला है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र कैंथर रियासत का एक भाग था। उसके बाद अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ों का इस क्षेत्र से संबंध सिख और गोरखा युद्ध तथा 1814-15 में अंग्रेज़ गोरखा युद्ध के बाद ही विकसित हुआ। ब्रिटिश सेना सर डेविड ऑक्टरलोनी के अधीन आई थी और बड़ी संख्या में पहाड़ी राजा गोरखों के विरुद्ध उनके साथ मिल गए थे और गोरखा हार गए, और संगौली की संधि जो 1816 में हुई, इसको संगौली की संधि करने के लिए गोरखा विवश हो गए थे। उसके बाद बात आती है हमारे पास 1819 की। 1819 में जो तत्कालीन उस वक्त लेफ्टिनेंट रॉस थे, इन्होंने लकड़ियों की एक कुटीर बनाई थी, उसे पहला अंग्रेजी निवास स्थान कहा जाता है। उसके बाद चार्ल्स पेट कैनेडी ने 1822 में यहाँ पर एक पक्का मकान बनाया था। अगेन इम्पॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है और यही भी माना जाता है कि शिमला शहर की स्थापना भी कैनेडी ने ही की थी। उसके बाद बात आती है कुछ एक जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट या गवर्नर जनरल जो हिमाचल शिमला आए थे, उनमें से सर्वप्रथम 1827 में गवर्नर जनरल एम हर्स्ट आए, जिन्होंने कैनेडी हाउस में ठहरे थे। वो पहले व्यक्ति थे जो कैनेडी हाउस में ठहरे, और उन्होंने कुछ पंक्तियां भी यहाँ की हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, इट वाज अगेन द क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा था कि चीन का सम्राट और मैं आधी मानव जाति पर शासन कर चुके हैं, पर तब भी हमें जलपान का समय मिला है। यानी कहने का इनका तात्पर्य था कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमें खाने का समय मिल जाता है। उसके बाद बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1832 में शिमला आए थे। 1830 में लॉर्ड ऑकलैंड शिमला आए थे। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये 1830 नहीं है, 1838 है ये। हाँ 8 है ये, पर 8 ही प्रॉपर नहीं बन पाया है। ये जो 1838 यहाँ 8 है, ये 1838, 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड होगा जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कब गवर्नर जनरल का कार्यकाल रहा है, इसको एक बार ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी गई है आइदर फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी गवर्नर जनरल की यात्राएं हुई थी, तो ऐसे में हमारे पास एटलीस्ट जो 1757 के बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, बेलेजली, कर्जन, हेस्टिंग्स, जितने भी है, मैं कॉलेज मतलब मैं अभी तो ये तो डिस्कस कर पाएंगे हिस्ट्री सेक्शन में, जब मैं हिस्ट्री सेक्शन में आऊँगा, यहाँ तो इतना डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा है कि मैं हिस्ट्री सेक्शन भी डिस्कस करूँगा जब मैं हिस्ट्री के
क्वेश्चंस टू से दैट हिस्ट्री के लेक्चर्स में आऊँगा, वीडियो लेक्चर में, उस वक्त मैं ये ज़रूर सारा डिस्कस करूँगा। और हमारे पास ये फिर से रिकैप्चुलेट भी हो जाएगा हिमाचल के पर्सपेक्टिव से। तो 1838 में आए थे लॉर्ड ऑकलैंड। 1849 से 51 तक लॉर्ड डलहौजी शिमला में ठहरे थे और ढली सुरंग का निर्माण भी इन्होंने 1851-52 के आसपास ढली जो टनल है इसका निर्माण भी शुरू हुआ था। उसके बाद बात आती है 1860 में लॉर्ड कैनिंग आए थे और लॉर्ड एल्गिन प्रथम वायसरॉय थे जो पीटरहॉफ में ठहरे थे। 1864 में शिमला ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। 1876 में लॉर्ड लिंटन और लेडी लिंटन शिमला आए थे। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन और इन्होंने शिमला कालका रेल लाइन का भी शुभारंभ किया था। और 1906 में लॉर्ड मिंटो शिमला में थे और मुस्लिम प्रतिनिधि दल भी शिमला आया था इनसे मिलने के लिए। ये भी हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचक मंडल के लिए मांग कर रहे थे मुस्लिम, इसके लिए जो एक दल आया था मुस्लिम लीग का, मुस्लिम के जो प्रतिनिधि थे वो लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला आए थे। अगर कुछ इम्पोर्टेंट इमारतों की बात की जाए, कुछ एक इम्पोर्टेंट इमारतें हैं शिमला में। अनाडेल की बात की जाए तो 1888 में इसमें मोर्टिमर ड्यूरेंट ने फुटबॉल कप का आयोजन किया था। एक कई बार वनडे एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है कि अनाडेल में जो फुटबॉल का ड्यूरेंट कप फुटबॉल कब शुरू हुआ या कौन सा कप होता है, ड्यूरेंट कप किससे संबंधित है। बहुत सारे 3-4 तरीके से ये पूछा जाता है। उसके बाद बात आती है हमारे पास क्राइस्ट चर्च की। ये कलकत्ता के बिशप डेनियल विल्सन ने 1844 में इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद बात आती है गंज बाजार की। 1848 में एडवर्ड ने एक बाजार नियोजित किया था। बार्नेस कोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1823 तक ये जो है 6 सेनापतियों का ग्रीष्मकालीन आवास था और प्रथम जो सेनापति थे वो एडवर्ड बर्नर थे यहाँ रहने वाले। रोथनी कासल अगेन इंपॉर्टेंट, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माता थे ए ओ ह्यूम इनका निवास स्थान था। अब इसे जो है आलिशान होटल में बदल गया है। इसके बाद हमारे पास वॉइस रिगल लॉज, ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स में है जो हमने अभी पढ़ा था JEPO चौथे नंबर पे, जो ऊंचाई के आधार पर ये हिल्स में है। इसके जो वास्तुकार थे हेनरी इरविन थे। और जब लॉर्ड डफरिन जी का कार्यकाल था इसका निर्माण 1880 में शुरू हुआ था और 1888 में पूर्ण हुआ। लॉर्ड डफरिन ने 23 जुलाई 1888 में इस लॉज में पहली बार रहना शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रपति इसे उनके ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। 1960 से ये चालन बंद हो गया और इस इमारत को दे दिया IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को इसको दे दिया। बात आती है पीटर हॉफ की। ये भारत के वाइसरॉय का निवास स्थान था। लॉर्ड एल्गिन पहले वाइसरॉय थे जो यहाँ 1863 में रहे थे। स्वतंत्रता के बाद इस इमारत को पंजाब का उच्च न्यायालय बनाया गया और इसी में नाथूराम गोडसे जी जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी इनके ऊपर इसी इमारत में मुकदमा चला था। इसके बाद बात आती है अब जो ये 1991 में पुनर्निर्मित हुई, अब ये हेरिटेज लग्जरी होटल है। उसके बाद बात आती है टाउन हॉल की। इसकी निर्माण 1988 में हेनरी इरविन ने बनाया था। द गेटी थिएटर अगेन इम्पॉर्टेंट, कई बार मैच द फॉलोइंग में आया है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये कब खुला था, तो ये 1887 में खुला था। पहला नाटक कौन सा था इसका, पहला जो इसका एक हास्य नाटक था टाइम्स बिल टेल, अगेन इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है हमारे पास रिपन हॉस्पिटल की। इसका डिज़ाइन भी हेनरी इरविन ने बनाया था। इसके बाद बात आती है विधानसभा इमारत। इसका निर्माण 1925 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के काल में से शुरू किया गया। इसके बाद बात आती है बिशप कॉटन स्कूल BCS, जो अभी वर्तमान में BCS में है। इसे बिशप कॉटन ने शुरू किया था और जॉन लॉरेंस ने जत्तोग में 1863 में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन 1866 से शिमला में इसके वर्तमान स्थान पर है। शिमला नगर पालिका अगेन इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछे गए हैं। कभी पूछे हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, ये इसमें जो नगर पालिका श्रेणी कब मिली, नगर निगम का दर्जा कब मिला। तो अगर शिमला नगर पालिका की बात की जाए इसका निर्माण हुआ था 1852 में। 1871 में शिमला जो नगर निगम है इसको 1867 के विधेयक के तहत प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम अधिनियम 1978 के तहत नगर पालिका शिमला का स्थान बाद में नगर निगम ने ले लिया है। इसके बाद बात आती है हमारे पास
यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया, लॉर्ड रिपन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, अगेन इम्पोर्टेंट, कि जो स्थानीय स्वशासन की बात की है तो भारत में इसके जनक थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने ही मई 1982 में स्वशासन के संकल्प में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के लिए नए प्रयोग की नींव रखी थी। इसके बाद थोड़े से हमारे पास सैमुअल इवान स्टोक्स के बारे में भी इम्पॉर्टेंट है, जो एक मिशनरी थे। सैमुअल इवान स्टोक्स अमेरिकी मिशनरी थे। इन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया और 1921 में उन्होंने शिमला में जो अपने प्रयासों से बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके बाद बात आती है कुछ महात्मा गांधी जी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी ने कई बार शिमला की यात्राएं की, चाहे इनके वाइसरॉय या गवर्नर जनरल से मिलने के लिए रहा हो, या इन्होंने यहाँ पे कोई जनसभा की हो। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा गया है। पहली यात्रा की बात की जाए तो 1921 में की थी, और यहाँ पर इन्होंने ईदगाह मैदान में संबोधन दिया था, और शांति कुटीर में ये ठहरे थे, समर हिल में जो शांति कुटीर है। और इनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। दूसरी बात की जाए, जो दूसरी इनकी यात्रा रही है 1931 में रही। इस वक्त ये लॉर्ड विलिंगटन से मिले। तीसरी यात्रा फिर 1931 में ही थी। ये मैंने लिखा है तभी तीन, जो लिखे 3 बार, मतलब कि जो 1931 की बात की जाए तो 1931 में ये 3 बार आए थे शिमला। उसके बाद 2 बार आए ये 1940 में। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो से मिले। उसके बाद आए ये 1945 में लॉर्ड बेवल, और 1946 में जो कैबिनेट मिशन में भाग लेने के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश शिमला की यात्रा की थी। इसके बाद बात आती है हमारे पास 1 जून 1938 को शिमला में हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिनके अध्यक्ष पंडित पद्मदेव थे। अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा है पेपर में कि शिमला कब तक बर्मा की निर्वासित सरकार का मुख्यालय रहा था। तो शिमला 1942 से लेकर 45 तक बर्मा की निर्वासित सरकार का मुख्यालय था, और 1945 में लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस मंशा के साथ कि अगर जब भी ये कार्यान्वित होगा तो ज़रूर मैं इसका पार्ट बनूंगा। और उसके बाद बात आती है 1971 की। 1971 में जब शिमला भारत पाकिस्तान समिट 1971 में जो वॉर हुआ था, भारत पाक वॉर हुआ था, तो इसके बाद जो 1971 के युद्ध के बाद का जो स्थान था, ये इसके लिए समिट का स्थान बना। ये दोनों जो देश के प्रतिनिधि थे, इनकी अनौपचारिक या औपचारिक वार्ताएं एलर्जली सचिवालय और वार्नेस कोर्ट में हुई थी, और 1972 को ये शिमला पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये था पूरा मंडी और शिमला के बारे में। और अब जो लास्ट इस लेक्चर की जो सीरीज़ का लास्ट हमारे पास बचता है, अब कुछ सोलन, सिरमौर और ऊना का पार्ट बचता है, तो इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो स्पीकर लाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।